16 में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले साहब, अमरीश मालिका जी, नितिन मुरारकर साहब और साथी किरण जाधव जी भी। चलिए शुरुआत करेंगे हम भारतीय बाजारों की। एसजीएक्स निफ्टी है 10 अंक ऊपर। एशिया में बढ़िया कारोबार हो रहा है। हांगकांग मजबूत, निक्के मजबूत, सारे बाजार जो हमें असर डालते हैं वो शंघाई भी 1% ऊपर हो गया। अब एक भी बाजार ऐसा नहीं जो लाल निशान में दिखे। तो एशिया में दमदार शुरुआत हुई है आज फाइनली कई दिनों के बाद, खाली ताइवान को छोड़कर। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर 6803, 68 रुपए 3 पैसे ये कल का लेवल, 17 पैसे की कमजोरी के साथ। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताएं नितिन, क्या ट्रेड होगा यहाँ पर? खबरें आ रही कि भाई कल शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी 15,000 करोड़ रुपए तक पूंजी जुटाने को लेकर, और सरकार को कुछ तो प्रेफरेंशियल शेयर जारी किए जाएंगे 269 रुपए के आसपास, जो कि फिलहाल के भाव से ऊपर है। एसबीआई कहीं कोई रिकवरी के संकेत दे रहा है या फिर उछाल आए तो बिकवाली ही करना चाहिए? ये डेटा चार्ट्स में तो सारी वीकनेस दिख रही है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक जितने भी हैं उसमें वीकनेस ज्यादा दिख रही है, और जो बैंकिंग में ओपन इंटरेस्ट का है वो काफी क्लियर है कंपेयर टू निफ्टी। जैसे निफ्टी में पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट 4-5 दिनों में कम हुआ, वहीं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो 4-5 दिनों में 4 से 5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और कल बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, करीब 3.5 लाख शेयर का, जो कि एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट एडिशन होगा एक्सपायरी के पहले। और अगर आप पीएसयू बैंक्स में देखेंगे तो कल वॉल्यूम के साथ सारे के सारे पीएसयू बैंक्स में ब्रेकडाउन हुए हैं, और पूरे महीने इनमें ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, उसके बाद हम लोग ब्रेकडाउन देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एसबीआई में पॉजिटिव न्यूज थोड़ी है, बट उछाल में भी अभी बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। कल गिरावट वॉल्यूम के साथ हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी 2.5% के आसपास है, शॉर्ट बिल्डअप है। तो मैं समझता हूं अगर इस न्यूज से ऊपर खुलता है और आपको ये 258 की रेंज में बेचने को मिलता है तो 262-63 का स्टॉप लॉस रखें, और वापस से ये करीब 248-245 की तरफ मूव कर सकता है। बिल्कुल। और आप देखिए हमारे दो एक्सपर्ट आज, एक पीएसयू बैंक अगर जिसे बेचने की बात कर रहे हैं वो कैनरा बैंक है। नितिन मुरारकर ने भी कुछ देर पहले आपको कहा बेचना चाहिए, संदीप वागले जी ने भी कहा कि यहां पर बिकवाली करनी चाहिए, और अमरीश मैं अब राय आपकी लेना चाहता हूं। इंडिया टुडे ने कल कुछ स्टिंग ऑपरेशन सामने पेश किए हैं, जिसमें कहा है कि बैंकर्स ने पैसा लेकर नोट बदले हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी, साउथ इंडियन बैंक के नाम सामने आए हैं। इवन इंडसइंड बैंक के में कुछ अरेस्ट की खबरें भी सामने आई हैं। ये बताइए, ये खबर आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? प्री ओपनिंग सेशन अभी शुरू होने वाला है, हो रहा है, इनफैक्ट हो गया है। इस पर पहले आप एक बार पहले प्री ओपनिंग फिर बिल्कुल, तब तक कैन बैंक पे राय ले लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक्शन देख लेते हैं। बाजार किधर जा रहा है? 40 ऊपर है सेंसेक्स और 5 अंक ऊपर निफ्टी है। ऊपर क्या है? एनटीपीसी 2%, औरबिंदो फार्मा 2%, सन फार्मा 1.5%, इन्फोसिस 1.5%। ये 3-4 स्टॉक मजबूत है। भारती 3% नीचे, जी 2% नीचे, अंबुजा 1.5% नीचे। तो थोड़ी देर में सेटल होंगे। लेकिन हम देखेंगे रुपए की चाल 68 रुपए 3 पैसे के मुकाबले में क्या कुछ थोड़ी मजबूती होती है करेंसी मार्केट में? हाँ, हुई है 10 पैसे की, 67.93। तो 68 से थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो रुपए की शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक हुई है। खासतौर से कल के डेटा देखते हुए तो अच्छी शुरुआत मानी जानी चाहिए। और डॉलर इंडेक्स भी 103 के ऊपर बना हुआ, इसके बावजूद रुपया उतना कमजोर हो नहीं रहा जितना हो सकता था। तो रुपए में थोड़ा सा संकेत बेहतर। तो कैन बैंक की हम बात कर रहे थे, राइट? हम बात कर रहे थे पूरे बैंकिंग सेक्टर की। ये जो खबरें हैं, अब डर ये होगा कि इन्वेस्टिगेशंस जो होंगी जांच एजेंसीज द्वारा, ईडी द्वारा और बाकी जांच एजेंसीज द्वारा, क्या ये अपसाइड को कैप कर सकती हैं इन बैंक्स के? नहीं, इसके कारण मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा नेगेटिव हो सकता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्शंस लेंगे आई थिंक इट विल बी अगेंस्ट दो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। क्योंकि मैक्सिमम हम लोगों ने देखा है कि एक्सिस बैंक में हुआ है, और वहां भी क्लैरिटी आ चुका है कि इट विल बी ओनली एन एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स। मैक्सिमम आई थिंक दे मे आस्क द बैंक्स टू इम्प्रूव द प्रोसेसेस, but I do not expect any major action against the specific banks overall. अच्छा, दूसरा ऐसा भी नहीं कि बैंक की बैलेंस शीट पे आएगा पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं कि बैंक से वसूल किया जाएगा। Absolutely. करप्शन किया, फ्रॉड किया, तो उन्हीं से लेंगे। Absolutely. But I think there are other issues which the banking sector is facing. अभी जो भी इनकम आने वाला है, it is mostly treasury income. ठीक बात है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, बट वी इन्वेस्ट इन बैंक्स बेसिकली फॉर क्रेडिट ग्रोथ, जो भी होने वाला नहीं। अमरीश जी, जितने बैंक्स हैं, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाए, राइट,
हर आदमी एक ही काम कर रहा है, नोट गिनने का, एब्सोल्युटली, देने या लेने के लिए, हाँ, है ना, बाकी बिजनेस नहीं हो रहा है। और अब एक नया काम भी तो दिया सरकार ने कि पूछिए कि भाई कहाँ से आपके पास ये 5,000 रुपए आए हैं, तो एक नया काम भी सौंपा। अल्टीमेटली है ना, कर्ज देने का, लेने का, एनपीए रिकवरी का बंद हो चुका है, पूरा बंद हो चुका है, कोई काम ही नहीं है। सो दैट इज वन मेजर नेगेटिव। और दूसरा पॉसिबल नेगेटिव हो सकता है इन केस I mean, there's an announcement of farm loan waiver. हाँ, बड़ी बात। Yeah. Again, I am hoping it is not announced because the whole economy itself could go for a toss. तो कल संवाददाता ने नेटवर्क 18 की पूछा वित्त मंत्री जी से, आपने वो देखा होगा, उन्होंने क्या कहा? नो कमेंट्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं, क्लैरिटी नहीं है। ये अगर वो क्लैरिटी दे देते कि ये हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे, नॉट ऑन द टेबल, शायद एक रिकवरी हो सकती थी। लेकिन सुबह हेमंत हम यही बात कर रहे थे, देखिए ये भनक है और ये भनक सबको है, और यही वजह कि संसद के सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी पहुंचे प्रधानमंत्री के पास और बोला कि लोन माफ कीजिए। अचानक से क्यों याद आया लोन माफ कीजिए? क्यों? कि आप करने वाले हो तो हम कहेंगे कि हमने आपको कहा था, तब आपने किया था। और उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश और पंजाब के किए जाए। हाँ, जो लोग दे रहे हैं कि बाकी किसानों ने क्या गलती करी है, भाई उनके क्यों नहीं होने चाहिए? गलती यही है कि इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नाम जरूर लिए थे, लेकिन उसके अपने रीजंस होंगे, लोकल बॉडी इलेक्शंस और वो सारे जो है ना, ठीक है, लेकिन ये होगा तो मुश्किल वाला मामला है। और कल सरकारी बैंक इसीलिए पिटे हैं बुरी तरह से, 2 दिन से, इनफैक्ट 2 दिनों से काफी मुश्किल में रहे हैं ये स्टॉक्स। लेकिन एक सेक्टर और जो मुश्किल में रहा है उसकी बात कर लेते हैं। वागले साहब कह रहे हैं आइडिया को बेचना चाहिए, और देखिए कल भी हम बाजार खुलने से ठीक पहले कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि डेटा को फ्री किया जाए। देखिए डिजिटाइजेशन के ऊपर सरकार का फोकस है, और डिजिटाइजेशन तभी सही से चलेगा जब मोबाइल अच्छी तरह से चलेगा, और मोबाइल तब चलेगा जब डेटा की सुविधा गांव गांव पहुंचेगी। तो ये एक और मुश्किल आ रही है। अच्छा, आप तो अमरीश इस सेक्टर पर हमेशा से ही बेरिश थे, आप कहते थे कि हर उछाल में बेचना चाहिए। ये बताइए अभी भी बेचने चाहिए इन स्टॉक्स को, दूर रखना चाहिए? क्योंकि आप तो कहते थे कि रिलायंस जियो ही काफी नाक में दम करेगा इनकी। दैट्स ट्रू, और वो भी एक्सटेंड हो चुका है अभी मार्च तक। पर मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव आना था इस सेक्टर में आ चुका है, एंड आई वुड पॉसिबली से दैट दिस कुड बी अ टाइम टू स्लोली स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग भारती। तो आप अपना चेंज कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है अभी एंड ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, फाइनली आई थिंक इट विल बी द टेलीकॉम सेक्टर विच विल गेन बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि एंड ऑफ द डे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स आप आपका फोन ही यूज करेंगे, नॉट योर कैश। ये वागले साहब जिससे अभी ये कह रहे हैं कि टेलीकॉम आइडिया वगैरह खरीदिए, आप कह रहे हैं शॉर्ट कीजिए, ये आपको थोड़ी सी भी रहम नहीं आती है ऐसे दया नहीं कि ये इतना 75 हो गया गिर गिर के 200 वाला शेयर, अभी भी बेचे इनको? हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं अनिल जी। ट्रेंड इज माय फ्रेंड। और देखो ऐसा है कि अमरीश जी जो कह रहे हैं वो लंबे अरसे का है, मैं कुछ दिनों की बात करता हूं। तो जैसे मैं फॉल में बेचूंगा एज ए ट्रेडर, वो एज एन इन्वेस्टर बाय करेंगे या पोजीशन ट्रेडर, वैसा तो सौदे भी होंगे, एक बेचेंगे एक खरीदेंगे। नहीं, पर यहाँ भी थोड़ा सा व्यू अलग है। आई एम ओनली बुलिश ऑन भारती, आइडिया पे उतना बुलिश नहीं हूं मैं। आई वुड से दैट आइडिया से दूर रहे अभी भी, बिकॉज फाइनली। और आरकॉम आप खरीदेंगे नहीं? आरकॉम तो खरीदेंगे नहीं। आज तो एक लाइक पॉजिटिव न्यूज है, शायद उछाल दे सकता है। वो भी क्या पॉजिटिव है, सबको पता था ये होने वाला है, खाली अभी साइन हो रही है। एब्सोल्युटली, टर्म शीट पहले साइन हुई थी, अब अनाउंस होगी तो खबर क्या है। सो वी कुड सी आई मीन 2 रुपीज सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट, उससे तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बट द वे आई सी इट इज फाइनली यू विल हैव 3 or 4 बिग प्लेयर्स, और उसमें रहेगा जियो, भारती और लाइक वोडाफोन विच इज नॉट लिस्टेड, BSNL विच इज नॉट लिस्टेड। सो शायद आइडिया उस लेवल पे नहीं आए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई स्टिल विल नॉट बाय आइडिया। अब तो वोडाफोन का इश्यू आने के चांसेस खत्म, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। चलिए एनीवे, ये तो बात हुई थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। देख लेते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से आपके लिए कहां है मौके। 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए स्टॉक 2020 का अपडेट। कुछ गेंदबाजों को भी आज जगह दी है, लेकिन शुरुआत तो बल्लेबाजों के साथ ही करी है। और डिजिटाइजेशन की मुहिम जो सरकार ने छेड़ी है, जिसके चलते और बड़े टैक्स इंसेंटिव्स दिए हैं। देखिए ये जो सेगमेंट है अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। डेटामेटिक्स, नेल्को, ये ऐसी कंपनियां हैं जिसको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको बेचकर चलना है तो जस्ट डायल को बेचना चाहिए। कल भी इसने नया 52 वीक लो लगाया, आज भी यहां पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी खराब परिणाम आएंगे।
नोटबंदी के चलते इस एक्सपेक्टेशन में प्रेशर बनेगा। और सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए, आईटीडीसी, एंड्रयू यूल, ये ऐसी कंपनियां हैं जहां सरकार की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है, फ्री फ्लोट कम है, एक अच्छी रैली देखी जा सकती है खबरों के दम पर। तनेजा एरोस्पेस में भी तेजी बनेगी, लेकिन बिकवाली करनी चाहिए आपको रियल एस्टेट शेयरों में, एचडीआईएल में, यहां प्रेशर देखने को मिल सकता है। और गोवा कार्बन जैसी केमिकल कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कार्बन ब्लैक की कीमतें बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं टायर के शेयरों में किस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, क्रूड बढ़ रहा है और कार्बन ब्लैक की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो यहां पर अच्छी रैली बन सकती है आज। मेरी पूरी टीम में नजर डालिए, यहाँ पे एक शॉर्ट साइड के खिलाड़ी है और वो है वेदांता, क्योंकि उनके खिलाफ एक मामला बना हुआ है। लेकिन जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में देखिए आप 15% की हाइक ली इन्होंने प्रोडक्ट में। अरविंदो फार्मा के खिलाफ जो टिप्पणी है वो बहुत हल्की है, बहुत इश्यू नहीं है, सीरियस। ज्योति स्ट्रक्चर्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। एसबीआई फंड रेजिंग की तैयारी करी है। गोदरेज कंज्यूमर ने एक कंपनी को 100% एक्वायर किया। एचपीएल इलेक्ट्रिक 100 करोड़ का ऑर्डर है, तो यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। बजाज हिंदुस्तान अपने पावर एसेट्स बेचने की तैयारी करें। वितान एग्रो में भी एक डाइवेस्टमेंट की खबर है। और हिंडाल्को हमें लगता है यहाँ से बाउंस करेगा, क्योंकि काफी करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज आपको इंट्राडे में बेहतरीन मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। इन पर रखिएगा नजर, और नजर रखिए आज औरोबिंदो फार्मा पर। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज एक रिलीफ रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। नितिन, कल तो डेटा काफी कमजोर होगा, लेकिन ये बताइए अगर आज रिकवरी के लिए किसी को प्ले करना हो तो कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण है इस शेयर के लिए? देखिए, डेटा इनफैक्ट शॉर्ट का ही है। कल भी इसमें 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और अगर आप देखेंगे 4-5 दिनों में तो रेगुलर इसमें ओआई एडिशन है और ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि बाइंग साइड थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। अगर ये बाउंस करता है और अगर 700 के आसपास आपको मिलता है तो उस समय आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, या फिर जो कल का लो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन आई है उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं है। तो कल जो स्टॉक में शॉर्ट बिल्डअप है वहां से आपको थोड़ी कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए रहेगा वो 680 का रहेगा। 680 का सपोर्ट हम मानेंगे, और ऊपर बाउंस बैक करीब 700-705 तक का मिल सकता है। ओके, ये राय है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा पर। डेटामेटिक्स एक और स्टॉक है जहां कल एक ब्लॉक डील हुई थी। 3 लाख शेयरों की खरीदारी इनसिंक कैपिटल ने की, जो कि राकेश झुंझुनवाला की कंपनी। हालांकि डील बड़ी छोटी है, 3 लाख शेयर और 113 रुपए के। डेटामेटिक्स यानी कि मुश्किल से क्या 3 करोड़ की भी नहीं है, हो गया 3 करोड़ रुपए की डील है बेसिकली। लेकिन नाम तो है राकेश जी का, तो मेरे ख्याल से 119 रुपए। ओके, 5% ऊपर खुलने के ये संकेत दे रहा है। बताएं किरण, इसके चार्ट कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी। मुझे लगता है कि इधर से ये स्टॉक करीबन अगले 2-3 हफ्ते में 141-150 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट करूंगा लेने की, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 106 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी ये फेवरेबल है, तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। दूसरी एक अहम बात है कि इस स्टॉक ने एक साइकोलॉजिकल लेवल और टेक्निकल लेवल जो 100 रुपए की है वो उसने क्रॉस की है, तो ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ की है। तो बुलिश चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है कि मेरे टारगेट्स आ जाने चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे आज। डेटा मैट्रिक्स यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अमरीश देखिए, ये जो थीम है डिजिटल रेवोल्यूशन जो भारत में अब पैदा होगा, नोटबंदी के बाद जितना पैसा आया है, और सरकार ने कल जो ऐलान किए हैं टैक्स में छूट देने के, नोशनल अगर आप एक मुश्त पैसा डिक्लेयर करते हैं, वो भी काफी बड़े कदम उठाए गए हैं। बजट में भी उम्मीदें काफी हैं। अगर इस सेक्टर के ऊपर प्ले करना हो, इस सेगमेंट के ऊपर प्ले करना हो, तो आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? पसंदीदा शेयर तो मैं अभी भी खोज रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो लुकिंग एट स्टॉक्स लाइक न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, तांडा सॉल्यूशंस, पर अभी तक फाइनलाइज नहीं किया कि लेना चाहिए कि नहीं, बिकॉज अगेन ऑल दीज आर दोज मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स जहां पे जो मैनेजमेंट आई थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ उन लोग से, सो बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू गिव अ व्यू। और जनरली आप मीटिंग करते हो शेयर खरीदने के पहले सब में? स्पेशली द मिड कैप एंड स्मॉल कैप से करता हूँ। पहली बार तो कम से कम? हाँ, एब्सोल्युटली। बिना मिले नहीं लेते? बिना मिले तो लेना नहीं चाहिए, और एटलीस्ट यू शुड नॉट रिकमेंड। ठीक बात है। लेकिन क्या तेजी देखने को मिली है न्यूक्लियस, HCL, इन्फोसिस्टम्स और अब डेटामेटिक्स टेक्नोलॉजीज। पूरा बाजार देखिए कमजोर है, लेकिन इनमें से कई शेयर जो हैं वो लगातार नए 52 वीक्स हाईज लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताइए कोई स्टॉक जो आप कई दिनों से ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि ये थीम तो आगे चलने वाली है और बजट में तो और ज्यादा कुछ इंसेंटिव्स आएंगे, ये बाजार भी मानकर चल रहा है।
कोई स्टॉक वागले साहब जो आपके रडार पर है लगातार, जहां पर आपको लगता है तेजी बने? हेमंत, मैं किरण के साथ जाऊंगा। उसने आई थिंक डेटा मैटिक्स रिकमेंड किया है, मुझे 150 160 तक की मूव दिखती है। क्लियर राउंडिंग बॉटम से निकला है, वीकली मंथली पैटर्न्स काफी पॉजिटिव है और हो सकता है शायद 107 108 तक करेक्टिव मूव आ जाए, वो लेने का सही समय होगा। कह नहीं सकते वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये स्टॉक मेरे हिसाब से 100 के नीचे जाना नहीं चाहिए। तो आपका एक 10-12 रुपए का रिस्क है ये लेवल पे आप लेते हो तो, और अपसाइड में 40-50 1:4 1:5, और ये 3 से 6 महीने का व्यू है, शायद उससे पहले ही आ जाए। 3 से 6 महीने के लिए ये हो सकता है। एक और स्टॉक जो मजबूत खुलता दिख रहा है वो है ज्योति स्ट्रक्चर। $1.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 15% स्टॉक भाग रहा है। अच्छा, 10 रुपए का शेयर इसलिए ओके। अच्छा, इसके बारे में कुछ बात बताता हूँ। कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ये नो सैलरी, आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इनके बंद हैं, कंपनी बिकने की कगार पर है। और मेरे कुछ मित्र इस कंपनी को छोड़ के अभी अलग अलग कंपनियों में गए हैं, तो वो मुझे जानकारी देते हैं कि भाई तनख्वाह नहीं मिली इसलिए हमने छोड़ दी कंपनी। तो ये कंपनी बहुत मुश्किल में है। तो आज जिसके पास ये शेयर हो, क्या बहुत मौका अच्छा मिलेगा 15% ऊपर निकल जाने का। बिल्कुल, तो आज मजबूत खुले तो बहुत क्लियर कट राय है पेमेंट की तरफ से कि बेच बचा कर निकल जाइए, भाग जाइए शेयर में से, वो ज्यादा ठीक होगा। ये शब्द ज्यादा सही है, भाग जाइए। क्योंकि क्या होता है कि कभी हम हल्के से बोलते हैं ना, बेच दीजिए, लोगों पर असर नहीं पड़ता है। वो जब कभी कभी जोर से बोलना होता है तो बेच कर। कई कंपनियों के नाम भी आए, खरीदना चाहते हैं। पहले रिलायंस की तरफ से नाम आते थे कि जी रिलायंस पावर खरीदना चाहता है, और फिर कई कंपनियों के नाम आए, लेकिन ये कंपनी में डील अभी तक हुई नहीं है। ऐसे नाम आता था एक पहले कि पूंजी लोयर, ये LNT बन जाएगी नहीं। अमरीश आपने सुना होगा ना, ऐसे बहुत नाम आते। तेजी के टाइम में है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बाद में याद आती है, फ्लैशबैक में ये होता रहा। चलिए, एक स्टॉक और जो थोड़ा मजबूती के संकेत दे रहा है वो है HDFC लिमिटेड। नितिन, इस स्टॉक में कोई एक्शन है क्या वायदा कारोबार में, या छोड़ दें? जी सपोर्ट पे है, और इसमें सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1225 के आसपास है। बट ओवरऑल अगर पूरे एक्सपायरी का डेटा देखेंगे तो स्लाइटली मिक्स टू नेगेटिव है। तो मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी इसमें नाइदर बायर नॉर सेल लग रही है, तो एवर अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर फोकस करना है तो मार्केट ऊपर खुल रही है, थोड़ा अगर ऊपर से दबाव दिखे तो PSU बैंक्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, सरकारी बैंकों में बनाए आप शॉर्ट पोजीशन, ये ज्यादा ठीक रहेगा, ये माना। चलिए, अभी शुरुआत कर रहे हैं। 60 पॉइंट ऊपर खुल रहा है सेंसेक्स, और निफ्टी 23 अंक ऊपर है। तो निफ्टी में हो रही है इंटरेस्टिंग शुरुआत। और इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, मुझे तो 8100 पे नजर रखी है। तो 8100 के ऊपर है तो मजबूत है, 8100 के नीचे तो कमजोर है। बहुत सिंपल, सीधा साधा है। मिड कैप इंडेक्स आधा % मजबूत खुल रहा है, ये अच्छा संकेत है। क्योंकि देखिए, कल फिर से 2 दिनों से घरेलू फंड दमदार खरीदारी कर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स फिर भी कल काफी कमजोर था। तो आज मजबूत होता दिख रहा है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई इस वक्त मजबूत शुरुआत। 82 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 22 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ 8100 के पार। 30 अंकों की मजबूती, 1/3% मजबूत है दोनों ही इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स में आधा % की मजबूती, और बैंक निफ्टी 50 अंक ऊपर 18100 पर खुलता हुआ मजबूती के साथ। आइए, कौन से स्टॉक सेक्शन में? औरोबिंदो फार्मा 2% ऊपर, 1.25% ऊपर है अल्ट्राटेक। आइडिया 1% ऊपर खुला है, भारतीय आधा % ऊपर खुला है। तो ये कुछ एक शेयर है जो मजबूती के साथ कारोबार करते हुए, कमजोर कोई खास नहीं। TCS 1 से 6% छोड़ दीजिए। आइए FNO में देख लेते हैं। जस्ट डायल हेमंत का शॉर्ट कैंडिडेट, 1.5% कमजोर, सबसे ज्यादा गिरने वाला कैस्ट्रॉल, और उसके बाद सीएट जो शॉर्ट करने की राय दी है वागले सामने, यहां पर भी 1% का नुकसान। NHPC 1.25% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है? SKS माइक्रो या फिर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 2% की तेजी होती है दिख रही है। PFC REC दोनों भाई भाग रहे हैं, 1.5% ऊपर है। रिलायंस कम्युनिकेशन में जो खबरें आ रही है उसके चलते खुल तो गया है मजबूत 1.5%, आगे देखते हैं क्या होता है। अनिल अंबानी ग्रुप के कुछ और शेयरों में तेजी बन रही है, उसमें रिलायंस कैपिटल 1.25% मजबूत है, और इसके अलावा JSW एनर्जी 1% मजबूत है, बाटा 1% मजबूत है। तो ये कुछ एक शेयर है थोड़ी थोड़ी तेजी में। बाजार स्टेबल है, 8100 के ऊपर खुले ना, 8100 के ऊपर टिके हैं, ये एक अच्छा संकेत। 75 अंक ऊपर सेंसेक्स, 25 अंक ऊपर निफ्टी, एक्शन तेजी की तरफ है। बिल्कुल, और देखिए कमजोरी की तरफ जैसा आप कह रहे हैं, टायर क्षेत्र में सीएट भी कमजोर है, अपोलो टायर भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आप जो कुछ दिनों से कह रहे हैं कि टायर शेयरों में अब बिकवाली करनी चाहिए,
और वागले साहब भी लगातार कह रहे हैं कि बेचकर चलें तो पैसा बनेगा। कल अपोलो में बिकवाली की बात कर रहे थे। ये स्टॉक्स देखिए प्रेशर में दिख रहे हैं। अगर आप एफएनओ में देखेंगे तो आपको ज्यादा सही तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, ना सिर्फ आप देखिए कच्चे तेल भागा है, रबड़ कीमतें भागी हैं, दरअसल कार्बन ब्लैक की कीमतें भी अच्छी खासी भागी हैं। और इसीलिए देखिए फिलिप्स कार्बन ब्लैक जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ये वो स्टॉक्स हैं जो कार्बन ब्लैक बनाने का काम काज करते हैं। अच्छा, पेज इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ छोटे मझौले शेयरों पर रखिए नजर। ज्योति स्ट्रक्चर 15% ऊपर खुला, लेकिन देखिए ऊपर से अब ये नीचे फिसलना शुरू कर रहा है। डेटा मैट्रिक्स जहां पर इनसिंक कैपिटल ने खरीदारी करी है, राकेश झुनझुनवाला और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो इस कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं। 9% ऊपर देखिए ये शेयर भागता हुआ आज आपको नजर आ रहा है। आईटीडीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये मेरी टीम में था, आज 5-6% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एंड्रू यूल में भी 5% की तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। इकलौता डेटा मैट्रिक्स ही नहीं है, देखिए डीलिंग जैसे शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तानला सॉल्यूशंस जिसकी बात अभी अमरीश कह रहे थे, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर देखिए ये भी मजबूत है। HCL इन्फोसिस्टम्स में आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। डिजिटाइजेशन थीम हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आज भी देखिए इन शेयरों में मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। वेल्सपन कॉर्प, ये एक शेयर आपके सामने लेकर आएंगे। वेल्सपन कॉर्प पर BSE पर दिखाइए ये शेयर, वेल्सपन कॉर्पोरेशन। क्योंकि भारी भरकम वॉल्यूम हुआ है वेल्सपन कॉर्प में। 58,50,000 शेयरों का कारोबार BSE पर हुआ है। 2.25% हिस्सेदारी बदली, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। 2.25% हिस्सेदारी, 77 रुपए 50 पैसे में ये हिस्सेदारी बदली। तो वेल्सपन कॉर्प में एक्शन भयंकर हुआ है वॉल्यूम के लिए। अच्छा, प्राइस भी बढ़ रही है, 8.5% का उछाल। चार्ट्स पर फटाफट राय बताएं वागले साहब, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? बड़ा ट्रेड हुआ है वॉल्यूम के लिहाज से भी और प्राइस के लिहाज से भी एक्शन में स्टॉक। अनिल जी, मैं पॉजिटिव रहूंगा। मुझे लगता है ये 90 की तरफ की मूव की तैयारी है और आज का स्टॉप लॉस होना चाहिए 78 के थोड़ा नीचे, और मुझे लगता है 3 से 4 दिन में 90 प्लस होगा। और अगर ये वीकली क्लोज 90 के ऊपर देता है तो बड़ी मूव जो कि 110, 112 है, ये 3 से 4 हफ्ते का व्यू होगा। एक्चुअली इस स्टॉक में पहले भी काफी ब्लॉक्स हुए, जब ब्लॉक्स के बाद बड़ी तेजी इस स्टॉक में मिलती है। थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से किस तरह का मूव है उससे एक आइडिया लग जाएगा। महीने भर का अगर चार्ट दिखाएंगे तो एक अंदाजा लग जाएगा। 3 महीने में तो 11%, मैं वही महीने भर में ये नीचे से अच्छा, हाँ 60 वाला देखिए 80-82 हुआ है, तो लगभग 35% आपके रेडार पे है। कुछ कहना मेरे रेडार पे है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस व्हाई वेल्सपन कॉर्प इज मूविंग अप, ये मैन्युफैक्चर करते हैं पाइप्स। हाँ, एंड बेसिकली द लार्ज डायमीटर कार्बन स्टील पाइप्स, ठीक है, जो यूज होते हैं ऑयल एंड गैस और वाटर में। और अभी देख रहे हैं कि सिंस ऑयल प्राइस आर मूविंग अप, शायद काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर पे हो सकता है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर वेल्सपन। बिल्कुल। चलिए, तो पहले वेल्सपन शॉ रोहेला नाम था इस कंपनी का, बहुत पहले। STAH कोई जैसा नाम होता था, बड़ा मुश्किल होता था वो याद रखना, बराबर है। उसके बाद अब वेल्सपन कॉर्प किया इन्होंने नाम, और अब आप देखिए तो जो बता रहे हैं ब्लॉक डील हुई है और उसके बाद तेजी बनी है। 100 पाइप्स, अच्छा इसके लिए 100 पाइप्स के लिए सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई है, फिर से एक्सटेंड करी है कुछ समय के लिए। तो ये सेक्टर तो बड़ी मुश्किल में था। ISMT का हाल हमने देखा, 10 रुपए के नीचे शेयर पहुंच गया। तो सही बात है, और अब सरकार इसकी मदद कर रही है। आज कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं, इस पर रखिएगा नजर। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए जो हम कह रहे थे कि अगर ऊपर खुले तो निकल जाना चाहिए। ज्योति स्ट्रक्चर से 12-15% ऊपर था, 10% ही ऊपर रह गया। डेटा मैट्रिक्स में लेकिन अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, भी 10% ऊपर है, तो हाई से 5% नीचे। गोवा कार्बन देखिए 7% की मजबूती दिखा रहा है। एंड्रू यूल 6% ऊपर है। ITDC 5% ऊपर है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, या नीरज ने अपना ओपनर का दर्जा दिया था, इन्होंने कुछ दवाओं की कीमतें बढ़ाई हैं, 2.5% की तेजी ये स्टॉक भी आज के सत्र में दिखा रहा है। आइशर मोटर, अनिल देखिए ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 1.5% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक सेक्टर जो सबसे खराब प्रदर्शन आज फिर से दिखा रहा है और जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे बेचकर चलना चाहिए, वो बैंक्स ही हैं। आज फिर से देखिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक के लिए कुछ खराब खबरें आई हैं।
नोटबंदी से जुड़ी हुई। देखिए ये शेयर प्रेशर में बैंक ऑफ बड़ौदा में दबाव देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आज साफ तौर पर बैंकिंग स्टॉक्स ही बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। कैनरा बैंक, हमारे 2-3 एक्सपर्ट्स कह रहे थे बेचना चाहिए, देखिए लोग बिकवाली कर रहे हैं, और पीएनबी में भी 1.25% की गिरावट, ओबीसी, तो बैंक्स में भी पीएसयू बैंक ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जब वॉल्यूम कम हो उसके बावजूद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर कैनरा बैंक की है, 2% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 1.25% स्टॉक कमजोर है। तो साफ तौर पर तो नितिन जी और संदीप वागले जी ने दोनों मिलकर ये सजेस्ट किया है कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। बिल्कुल बेचा जाए इस स्टॉक को, ये साफ तौर पर। तो अब रिवाइज टारगेट्स एक तो नितिन जी और किसने बोला है, वागले साहब, तो फिर किरण से पूछते हैं। ठीक बात है, किरण टारगेट बताइए कैनरा बैंक के नीचे की तरफ। अब आप 2 एक्सपर्ट बोले तो आप भी ये तो बोलेंगे नहीं खरीदारी कीजिए। खरीदी करने के लिए बोलूंगा नहीं, पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट के नजदीक आ गया है अनिल जी। इधर से बेस्ट केस सिनेरियो और 3-4 रुपए निकल जा सकता है, पर मुझे लगता है इधर से एक बार बिकवाली थमेगी और इधर से थोड़ा सा पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो 283 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। अच्छा किरण, जहां पर बिकवाली करने की बात कर रहे हैं, चलिए उनके शेयर पर बात करते हैं। जस्ट डायल 0.25% कमजोर है। हर रोज बलिगा साहब ये शेयर के लिए कुछ राहत की बात है नहीं, राहत तो 1100-1200 रुपए से जो गिरना शुरू किया। इनफैक्ट मैंने जो सेल दिया था करीब 1285 के आसपास मैंने सेल दिया था, दिस वाज आई थिंक अबाउट 15 मंथ्स बैक, क्योंकि उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज इनटू सनसेट। जो येलो पेजेस का हुआ था शायद 15 साल पहले, सेम हाल इनका होने वाला है, क्योंकि इन्होंने आई मीन दीज पीपल हैवंट इवॉल्व्ड। I mean, they should have gone into transactions much earlier, और ट्रांजैक्शन में घुसे इन लोग करीब 1.5 साल पहले, which I mean, instead of having a first mover advantage, they completely lost that. तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत I mean, ज्यादा ऊपर आ सकता है। There can be a bounce back, but clearly the longer term trend is down. पिछली सीरीज में हमने कहा था कि दूर वाली जो सीरीज है ना, सबसे पुरानी वाली आगे वाली सीरीज, वो अगर आप बेच देना इसकी तो आपका पैसा हमेशा से बनेगा। और देखिए हर सीरीज में नए 52 वीक्स लोज लगाने के लिए ये शेयर जाना जाता है। चलिए जब तक भाव आ रहा है तब तक बेचते रहे। ओके, एक स्पेस जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो टायर की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और सीएट आज फिर से 2% निकल गया। अच्छा वो भी तब जबकि कल कितना 4.5% गिरा था, तो अपोलो टायर कम गिरा हुआ है। तो गिरना तो दोनों को बराबर चाहिए, ये क्यों कम गिरे वागले साहब? एक्चुअली टेक्निकली अब क्या अपोलो टायर ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है शॉर्ट करने के लिए? आज मुझे अपोलो टायर्स वीक लग रहा है, सीएट ऑलरेडी गिर चुका है, तो अपोलो फॉलो करेगा। और लास्ट 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ नीचे में बाइंग आती है अपोलो में 192 के आसपास। तो अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है 186-185 तक जा सकता है। मतलब 192 ब्रेक करवाना है, 192 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। और कल आशीष कुकरेजा हमारे एक और फंडामेंटल एक्सपर्ट थे, वो भी बोल के गए थे अपोलो टायर शॉर्ट कीजिए। अमरीश आपकी राय बेचने की है? एब्सोल्युटली। आपको टायर सारे मतलब, क्योंकि अमरीश जी ने तो कहा टायर एयरलाइन दोनों को बेचिए। इनफैक्ट मैं तो ये बोलते आ रहा हूँ आई थिंक फॉर द लास्ट 6-8 मंथ्स कि इनका जो रॉ मटेरियल है इट इज साइक्लिकल। अभी नीचे है तो इसीलिए ये सब बढ़ रहे हैं। दिस इज व्हाट आई सेड दैट टाइम। और ये तो साइकिल तो टर्न होने वाला है किसी भी दिन, एंड व्हेनेवर इट टर्न्स, एंड इट शुड टर्न क्वाइट सून, क्योंकि करीब लास्ट 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रबर प्राइसेस नीचे है, ऑयल प्राइसेस नीचे है। दिस कांट कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग। एट द सेम टाइम यू आर स्टिल हैविंग द चाइनीज इंपोर्ट्स विच इज क्लोज टू अबाउट 42-43% ऑफ द रिप्लेसमेंट मार्केट इज चाइनीज इंपोर्ट्स। तो वो भी प्रेशर रहेगा। सो व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन इट बी अ शार्प मूव। और कंपनियां सारी कहती रही कि भगवान के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। चाइना हमारा पूरा का पूरा मार्केट शेयर खा गया है, उड़ा गया है, लेकिन अभी तक सरकार वो लगी नहीं, ऊपर से दाम बढ़ गए। हाँ, सरकार ने बाकी सारे सेक्टर के लिए किया, पता नहीं इनके लिए नहीं किया। सरकार तो इनके लिए नहीं करेगी, क्योंकि जो भी सेक्टर अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, पैसा बहुत बना रहे हैं ना, करिए सही बोल रहे हैं आप। मतलब टायर कंपनी ने मोटा पैसा बनाया। आप देखिए क्या क्या भाव, हर क्वार्टरली नंबर्स के साथ कंपनी का मैनेजमेंट एक ही बात कहता है, सरकार से गुहार लगाइए फिर से, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और अब तो हो गई नहीं, अब तो कोई चांस ही नहीं कि मतलब ये हो। तो चलिए सर, आपका 192 टूट गया। अब क्या क्या टारगेट दिया है आज आपने इसका? 185-186, स्टॉप लॉस होगा 193। 193 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट किया जाए या अपोलो टायर 185 से आज का टारगेट है। ओके, और सीएट की रफ्तार भी कम नहीं पड़ रही है, टायर पंक्चर है सारे के सारे हवा निकल गई है। चलिए
अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो आप बता रहे हैं रबड़ की कीमतें बढ़ी हैं, कार्बन ब्लैक की कीमतें भी बढ़ी हैं। मैं कल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सर। फिलिप कार्बन ब्लैक का आप एक बार चार्ट देखकर बताइए, क्या इसमें कुछ दमखम लगता है? क्योंकि कार्बन ब्लैक की कीमतें बढ़ना, देखिए रॉ मटेरियल है सारे, तो किसी का नुकसान, टायर कंपनियों का नुकसान, तो इन कंपनियों के लिए फायदेमंद की बात भी है। क्या इसके चार्ट्स में कुछ दम लगता है? फिलिप कार्बन के कार्बन ब्लैक बनाने काम करती है कंपनी? पॉजिटिव है हेमंत, और अगर 239 ब्रेक करता है, करंटली 235 है, तो मोमेंटम आ जाएगा। आई थिंक 239 के ऊपर अगर ऊपर निकलता है तो फिर एक बड़ी मूव जब तक 250 251 फॉर द डे मूव आ सकती है। और इस बीच हवा मार्केट की भी निकल रही है, सिर्फ टायरों की नहीं निकल रही है। टायर के साथ साथ मजा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, हम वही बात कर रहे थे, नीचे खुल के बढ़े ना उसमें मजा है, ये तो ऊपर खुल के ढीला होता दिखा। ओके, कुछ बड़ी खबर फ्लैश हो रही है, देख लीजिए। स्टॉक 20 के रिटर्न्स हमारे ओके ठीक है। डेटामेटिक्स 8%, आईटीडीसी 4%, एंड्रयूल, तनेजा, गोवा कार्बन। आज का काम तो आपका हो गया है मंत्री, ये रिटर्न शाम तक आ जाएंगे 3% प्लस। नीरज की टीम, वाह क्या परफॉर्मेंस। ज्योति स्ट्रक्चर और बजाज हिंदुस्तान और हाँ, बजाज हिंदुस्तान पे एक राय लेनी चाहिए, क्योंकि खबर ये है कि ये एक अपना पावर प्लांट बेच रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए में पावर बिजनेस से जो बेचने की बात कर रहे हैं, इसके चार्ट में कुछ दमखम है क्या? बताएं किरण। नहीं अनिल जी, मुझे कोई ऐसा चार्ट पैटर्न भी दिखाई नहीं दे रहा है जहां पे बजाज हिंदुस्तान इधर से बहुत अच्छी मूव दिलाई देगा। मुझे लगता है कि इसी रेंज में रहेगा, 14 रुपीज 20 पैसे ऑन द हायर साइड एंड करीबन 13 रुपीज 30 पैसे ऑन द लोअर साइड। तो कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं है, वॉल्यूम भी ऐसा कुछ नहीं है जहां पे ये कह सके कि इधर से बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। तो अवॉइड लिस्ट में रहेगा। चलिए, अवॉइड लिस्ट में रहेगा ये स्टॉक। लेकिन आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है? तो साफ तौर पर हिंदुस्तान जिंक पर रखिएगा नजर। यहां पर देखिए तेजी बनती हुई नजर आ रही है, करीब करीब 1.5% मजबूत है ये स्टॉक। और इसको आप अनिल अग्रवाल ग्रुप की कंपनी भी गिन सकते हैं, सरकार के पास भी हिस्सेदारी है इस कंपनी की, तो इस पर नजर रखिए। साथ ही आरईसी पीएफसी में तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, हम आपसे कह रहे थे कि पीएसयू कंपनियों पर नजर रखिए, तो आरईसी मजबूत है, पीएफसी मजबूत है, एनएचपीसी में तेजी देखने को मिल रही है, बीईएमएल में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। तो पीएसयू स्टॉक्स आज फिर से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे कमजोर बाजार में भी। और जो पिट रहे हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स, लोगों का मन नहीं है पिज्जा खाने का, 1.5% नीचे है देखिए शेयर। बिल्कुल, ये बात तो सही है। मुझे भी याद नहीं आता कि 8 नवंबर के बाद कितनी बार मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। पहले तो मैं रेगुलरली खाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो कैश होता नहीं है, ठीक है। अब वो तो आदमी आएगा, वो कैसे आप पेटीएम एटीएम से ट्रांसफर करो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 2000 की नोट दी तो झंझट, वो सीधा बोलेगा। अब और इतने 100 के नोट एक तो मिलते नहीं है, तो मतलब वो बहुत सारे खर्चे अपने आप ही कम हो रहे हैं। सही बात है। तो मतलब एक्चुअली ये अच्छा है कि हम कम खर्चों में जीना सीख रहे हैं एक्चुअली। वैसे ये बात आपने बहुत काम की बताई है। इस नोटबंदी में कम खर्चे में घर चलाना आ गया सबका। ये बात सही है। अच्छा, एक कमजोर शेयर की बात करते हैं। ये क्यों कमजोर हो रहा है पता नहीं। नितिन, जरा पेट्रोनेट एलएनजी देखिए क्या हो रहा है इसमें। स्टॉक में 2% के आसपास की कमजोरी, 1.5-2% नीचे है, और ओपन इंटरेस्ट बड़ा तेजी से बढ़ के आया। क्योंकि ये सीएट अपोलो तो हमने आइडेंटिफाई किया, केनरा बैंक आप लोग ने बोला तो बढ़ना ही था, लेकिन उसके अलावा चौथा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट गेनर ये पेट्रोनेट एलएनजी है। और स्टॉक भी नीचे, एक कल भी कमजोर था, ये कल भी कमजोर था। शॉर्ट्स बन रहे हैं, इस लेवल पे बेचा जाए इसे? ये बेचना चाहिए। इनफैक्ट ओपनिंग में जो ओआई बिल्डअप है और चार्ट्स में ब्रेकडाउन है वॉल्यूम के साथ है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से भी आपको बेचना चाहिए। 370 का स्टॉप लॉस होगा और 360 से लेके 355 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम इंट्राडे में करें तो मुझे लग रहा है 360 359 के टारगेट मिलने चाहिए। चलिए, तो पेट्रोनेट एलएनजी एक और आइडिया जो इस समय नजर आ रहा है जहां पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा तो अगर दबाव में कोई एक सेक्टर है तो वो टायर सेक्टर ही है। और देखिए, अमरीश ने कहा था टायर बेचें, एयरलाइन बेचें, बागले साहब ने कहा सीएट बेचें, और सीएट सबसे ज्यादा कमजोर है,
3% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर ये ऐसे ही गिरा ना, ये भी वो बैन में आ जाएगा जल्दी। हाँ, ये आइडिया भी, क्योंकि रोज ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जी हाँ, पिछले 3-4 दिनों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये बात जनरली ये 2-3 दिन गिरने के बाद बैन में आ जाता है, और उसके बाद फिर इसमें मस्ती शुरू होती है एक्सपायरी से पहले। हाँ, और ये तो मतलब 1-2 दिनों बाद तो जो एक्सपायरी का गेम शुरू होगा, तो ये तो मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट कैंडिडेट होता दिख रहा है, उस दिशा में बढ़ता हो। तो C8 पर नजर रखी, लेकिन कमजोरी C8 अपोलो दोनों में होती दिख रही है। पेट्रोनेट, LNG ये बता ही रहा। अच्छा, एक और स्टॉक मुझे लगता है इसमें क्या एक्शन हो रहा है, ये जरा देखा जाए। HDFC लिमिटेड, बड़ा वाला HDFC लाइए 1.25% मजबूत है ये स्टॉक आज, और 1, 2, 3, 4, 6 बड़े ट्रेड दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। वॉल्यूम क्यों हो रहा है? NSE पर दिखाइएगा। NSE पर मैं वॉल्यूम देखना चाहता हूँ। 6 लाख शेयरों का बड़ा डिलीवरी बेस वॉल्यूम हो रहा है। और अच्छी बात है कि ये डिलीवरी बेस वॉल्यूम ऊपर की प्राइस पर हो रहा है। 1248, 50, 51 सब लेवल पर हो रहा है। तो बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं। 1 लाख का एक, 55, 50 हजार के 4 ट्रेड, ये भी 45 हजार। ब्लॉक डील भी ऐसे करते हैं लोग, जैसे 50,000 से नीचे पैन कार्ड नहीं लगता ना। 45 हजार शेयरों की ब्लॉक डील है, एक साथ गड़ा ले। आज बाजार को संभालने का काम यही कर रहा है। अगर एक कैंडिडेट है तो फिर HDFC है। कुछ तो हो रहा है, एक्शन है, इंटरेस्टिंग एक्शन है। क्या वागले साहब कहीं अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है क्या? मतलब घूमने के लिए ठीक है? बिल्कुल घूमने के लिए ठीक है। सेकेंडली इसमें आज ओपन लो है, तो ओके, ट्रेडिंग मतलब आज का ओपन और आज का लो सेम है। अच्छा, यानी कि ऊपर जाने की ट्रेडिंग के हिसाब से, मतलब कोई मॉर्निंग से बाय कर रहा है, तो जो ट्रेडर्स है, या ऑफ कोर्स HDFC ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर ये सस्टेन करता है पहले 10-15 मिनट, तो 1280, 1290 तक ये जा सकता है आज और कल में। और मेरा डिस्क्लोजर में दे दूं कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म और मेरे फैमिली में होल्ड करता हूं। अच्छा, तो बताया ये भी आपने। अच्छा, मेरे ध्यान से आपने मुझे टारगेट भी पूछा है। हाँ, राइट, याद आ गया। हाँ, टारगेट कितना है? 1600 रुपए? नहीं, मेरा थोड़ा सा ऊपर है, 2200 का, 1-2 साल का है लंबा। तो बेस्ट है ये तो बात सही है। अगर आपको 2-3 साल का भी HDFC में FD करनी हो, या HDFC बैंक में, HDFC भी FD करता है, दोनों में FD करने के बजाय शेयर खरीदना ठीक है। टैक्स फ्री इनकम FD के इंटरेस्ट से ज्यादा। अमरीश, सहमत है आप? Absolutely, and especially हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्योंकि आई मीन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम लोग देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएंगे, एंड क्लियरली आई सी सॉप्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। बिल्कुल। तो जो ओवरऑल जो होम लोन वॉल्यूम है वो तो बढ़ेगा, एंड विच शुड बी गुड फॉर कंपनीज लाइक HDFC, ग्रुप फाइनेंस, DHFL, LIC हाउसिंग। So I think one should be bullish on all these stocks. चलिए, तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। HDFC बेस्ट स्टॉक रहा है इतिहास में भी, इस शेयर ने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, और ये जो आज ब्लॉक्स हो रहे हैं, लग रहा है कोई इन्फॉर्म्ड बाइंग हो रही है, क्योंकि जो टेक्निकल लैंग्वेज में वागले साहब ने अभी भी समझाया, आप खुलते ही देखिए कोई एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ट्रेडर्स तो इसको नहीं खरीदते, इन्वेस्टर्स ही खरीदते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स खरीदते हैं। तो इस शेयर पर रखिएगा नजर, और रखिए नजर अनिल का फेवरेट शेयर आजकल ISCI पर भी। यहां पर भी देखिए तेजी बननी शुरू हो रही है। इस पर हम राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत फाइनेंस इंक्लूजन एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए, जिसने कल की सेकेंड हाफ की रिकवरी को और लीड किया है। इन दोनों स्टॉक्स पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। और बाजार पता नहीं किधर जाना चाहते हैं, मन नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ठीक समझ में जो आया वो कि 8,100 के ऊपर टिकना था, टिके नहीं। 8,125 कल हमने कहा था हेमंत कि वहां पर शॉर्ट करने से, कल का एग्जैक्ट हाई 8,124 था, तो और 8,050, 8,075 के टारगेट थे, तो 8,062 का लो बनाया। ऐसे कर लेते हैं अंदाज से। लेकिन आप कुल मिलाकर यह है कि 8,100 टिकना जरूरी है। जब तक उसके ऊपर नहीं टिकेगा, हम तेजी का मूड बनाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और 8,075 के नीचे क्लोज ना, तो वैसे तो उसके नीचे क्लोज देने पे भी, मतलब वैसे तो लगभग उसके पास ही क्लोज हुए हम कल। 8,082 कोई बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं थे। तो इंटरेस्टिंग है आज का रुझान, दोनों ही तरफ ट्रेड पड़ते हुए दिख रहे हैं, ये संकेत साफ दिखा है। हिंदुस्तान जिंक, ये स्टॉक मजबूत हुआ है, 2% ऊपर है, 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक राय इस पर ले लीजिए हिंदुस्तान जिंक पर। किरण, चार्ट क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान जिंक पे मुझे लगता है कि इधर बहुत अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है आज के सत्र में। कल के सत्र में एकदम रेंज बाउंड ट्रेड था, जहां पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रुझान दिखा रहा था।
इधर आज के ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं और वॉल्यूम भी बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि 274 276 तक जाने की उम्मीद है। इस ट्रेड के लिए 266 का बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी का बड़ा व्यू लेना है अगले 1-2 हफ्ते का, तो स्टॉप लॉस रहेगा 260 का और टारगेट रहेंगे 282 के। हिंदुस्तान जिंक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है, बल्कि मैं आपको बता दूं आज मेटल एज अ पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर है अभी तक। देखिए, और वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स अगर मजबूत हो तो मेटल शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते ही हैं। बस आज एक दिक्कत यह है कि आईटी सेक्टर ने कमजोरी दिखानी शुरू करी है पिछले 2 दिनों के आउट परफॉर्मेंस के बाद। देखिए, टीसीएस भी नरम है और बाकी आईटी शेयरों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नितिन, राय आपसे लेना चाहता हूं आईएफसीआई पर। अनिल जी के पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है इस कंपनी के ऊपर और लगातार बताते रहते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि पोजीशंस किस तरह से बन रही हैं और आईएफसीआई में क्या और तेजी हो सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से, कैसा लगता है आपको? देखिए हेमंत, आईएफसीआई में डेरिवेटिव मार्केट से ज्यादा पोजीशन कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव मार्केट की पोजीशन देखेंगे तो इसमें रोलओवर्स अच्छे हुए थे। उसके बाद जो ओपन टेस्ट एडिशन है वो करीब 4-5% का ही है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऊपर जाता है तो ओपन टेस्ट एडिशन होते हैं, फिर थोड़ी करेक्शन में अनवाइंडिंग हो जाती है। तो जो ओपन टेस्ट एडिशन ट्रेडिंग एक्टिविटी से ज्यादा हो रही है, जैसे कल भी स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो करीब 4% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, बट इसमें कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग रेगुलर हो रही है। वो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले समय में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम इसमें लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि नीचे करीब 26 पे काफी अच्छा सपोर्ट बना है, उसके बाद 27 पे भी सपोर्ट बना है जहां से आज बाउंस बैक किया है। गोइंग फॉरवर्ड रेसिस्टेंस आपको 28 साढ़े 28 के आसपास आता है, जो लगता है ब्रेक कर जाना चाहिए। तो इसमें डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऊपर करीब 30 से 32 रुपए तक के शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस नजर आते हैं, 30-31 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। और इस बीच ये जो आज बढ़ने की वजह है आईएफसीआई की, वो बीएफ यूटिलिटी में कल इन्होंने 3.25 लाख शेयर बेचे 418 रुपए में। तो कल सुबह हमने आइडेंटिफाई किया। हाँ, जो हम सुबह वॉल्यूम बात करते हैं, इतना वॉल्यूम क्यों हुआ अचानक से? तो ये बड़ी खबर नहीं है। कितना 3 लाख शेयर बेचना मतलब मुश्किल से कितना 10-12 करोड़ का भी नहीं है। लेकिन ये कंपनी लगातार देखिए हिस्सेदारी बेचती जा रही है। एनएससी में अल्टीमेटली एनएससी वाला है। तो एनएससी का जब आईपीओ की फाइलिंग होगी, जो माना जा रहा था कि दिसंबर से पहले हो जाएगी, अब दिसंबर खत्म होने में दिन ही कितने बचे? वो ट्रिगर होगा। और उससे बड़ा ट्रिगर ये होगा हेमंत कि जब ये फाइल तो हो जाएगा, फाइल होने के बाद जो आईपीओ आएगा, जो 25% की साइज का आना है आईपीओ, ठीक है ना। अब 25% में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर बेचेंगे। अब कौन से इन्वेस्टर कितना बेचेंगे, उसमें आईएफसीआई और स्टॉक होल्डिंग कितना बेचेगा, वो सबसे अहम होगा। वो डिसाइड करेगा कि स्टॉक को क्या 30, 32, 35 तक जाना है या नहीं जाना है। तो उस इन्फॉर्मेशन का इंतजार कीजिए, हम बताएंगे आपको। अगर उस इन्फॉर्मेशन में दम होगा, उस स्टॉक में आगे बढ़ने की ताकत होगी। वैल्यूएशन तो बढ़ने वाला है, ये तो बात पक्की है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वैल्यूएशन बढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो पैसा आएगा कब, रियलाइज कब होगा, वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी। तो वैल्यू अनलॉकिंग कब और कैसे होगी, ये हम आपको बताएंगे। और वैल्यू जो खत्म हो रही है हर महीने किसी एक शेयर में, तो जस्ट डायल में हो रही है। अब आप देखिए एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर दरअसल यही है। और किरण ने कहा था शुरुआत में ही उनसे, जैसे हमने पूछा कि एक टॉप सेल आइडिया दीजिए, तो उनके मुंह से जस्ट डायल ही निकला। एफएनओ के टॉप 5 सेल कॉल, हाँ, जस्ट डायल सबसे ऊपर, उसके बाद अपोलो, सीएट, पेट्रोनेट, एलएनजी जो हमने आइडेंटिफाई किया, 5वां एमआरएफ। तो 3 तो हो गए टायर, एक आपका जस्ट डायल, एक पेट्रोनेट, एलएनजी जो हमने आइडेंटिफाई किया जुपिटर। तो मतलब एफएनओ का पूरा एक्शन, कोई एक्शन छूट नहीं सकता है। हाँ, मेरी टीम में हाँ बिल्कुल था सर। आज 3 गेंदबाज शामिल किए गए। आज जे लेटर के लिए दिन खराब है। जस्ट डायल, जू लेटर, हेमंत जे लेटर वालों सावधान है, हेमंत का मूड जेल वालों पर ठीक नहीं है। तो जस्ट डायल भी बेचने की राय दी और ये भी बेचने की राय दी है। ये एक अच्छा स्टॉक। थोड़ा एक्शन मुझे डीएलएफ में दिख रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग है या कुछ खरीदारी हो रही है, क्या हो रहा है? नितिन, डीएलएफ पे कोई राय? काफी स्ट्रांग अनिल जी कंसोलिडेशन एंड सपोर्ट पे है, तो कम से कम एक शॉर्ट कवरिंग तो एक्सपायरी तक आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट के प्रेशर में स्टॉक में कोई गिरावट दिखी नहीं और स्टॉक में 110 का काफी अच्छा बेस बना है।
और नीचे 100-110 इनमें पुट राइटिंग हो रखी है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार ये बाउंस आना चाहिए और स्टॉक आपको करीब एक्सपायरी तक 117-118 तक मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो 111 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 118-119 का टारगेट रखना चाहिए। चलिए, एक अच्छी बात हो रही है, ब्रेक लेने से पहले आपको बता देता हूं कि आज बैंक निफ्टी में तेजी है। अच्छा, पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए, ये भी मजबूत होना शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा खुलने के बाद सुस्ताया जरूर, लेकिन अब ये धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन दिखाने शुरू कर रहा है। और खासतौर पर पीएसयू बैंक इंडेक्स, जहां पर पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती, आज ये बाउंस देने के लिए तैयार हो रहा है। एक स्टॉक और जिसका आज आपने बहुत जिक्र किया, एसकेएस माइक्रो, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये शेयर लाइए। और हम यही बात कर रहे थे कि कल तेजी से गिरा, सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी हुई इस स्टॉक में, आज ऊपर खुल के नीचे आए, लेकिन यहां पर एक एक्शन हुआ है, ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक डील हुई है। 1 लाख शेयरों का ब्लॉक हुआ है 584 रुपए पर, 0.1% हिस्सेदारी। कल से हम ये कहते हैं, कल जब गिरावट हुई, गिरावट से जो रिकवरी आई उसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने, उनके नाम आ रहे हैं, उन्होंने खरीदारी की। और उसके बाद एंटिक की रिपोर्ट थी, कल मॉर्गन की रिपोर्ट थी, 1145 के लक्ष्य थे। एंटिक भी कह रहा था कि भाई बुखार और कैंसर का फर्क समझिए, 911 का लक्ष्य उनका है, यहाँ से 57% का। तो एसकेएस माइक्रो पर नजर रखिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिटा हुआ स्टॉक है और काफी कुछ गिर जाने के बाद अब बड़े इन्वेस्टर्स थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस हो, चाहे वो फंड्स हो, इवन एमएनएम फाइनेंशियल्स देखिए आज उछाल दिखा रहा है। तो ये जो सेक्टर जो कल खराब हो रहे थे, इसमें कुछ हाँ, वो सब अब रिकवर होना शुरू। एसकेएस पे हमने अमरीश से बात किया था। अमरीश पॉजिटिव है ना? या आप ओके, ठीक है। लेकिन हाँ, वेट एंड वॉच बोल रहा था। जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज 3.5%, मेरे ख्याल से ओपन इंटरेस्ट गेनर्स में ये अच्छा मूव दिखा रहा है। एक बार किरण से पूछा जाए, किरण क्या राय रखते हैं आप इस केस में? ये जो थोड़ी रिकवरी बन रही है, अपसाइड बन रही, कितना ऊपर जा सकता है ये शेयर? बहुत पीटा हुआ स्टॉक है अनिल जी, और बहुत सारे शॉर्ट कॉल्स भी आए थे इस स्टॉक पे, और उस शॉर्ट कॉल्स के बावजूद कल के सेकंड हाफ में हमने बहुत अच्छे मूव देखने को मिले। तो मुझे लगता है और इधर से बढ़त देखने को मिल जाएगी। पर इसी सीरीज की बात करें तो मुझे लगता है कि हम करीबन 620 तक जाने की उम्मीद मैं इस स्टॉक में रखता हूं। 562 का स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इजीली 622 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, तो 620 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नजर रखिएगा इस शेयर पर। सेकंड हाफ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा फर्स्ट हाफ से, जैसा कि कल देखा गया था। लेंगे इस नोट पर अपने सारे एक्सपर्ट से विदा। बागले साहब, अमरीश जी, नितिन मुरारका जी, किरण यादव जी, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आउटलुक 2017 की। जी हाँ, अगला साल कैसा रहेगा, म्यूचुअल फंड्स किस तरह से देख रहे हैं अगले साल को। कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। कैसा रहेगा बाजार साल 2017 में? शुरुआत करते हैं ये जानने की। कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। 2016 से बेहतर होगा ना? अगर 2017 को देखें तो हमें लगता है कि 2017 को 2 भागों में डिवाइड करना होगा। पहला भाग जो रहेगा, पहला हाफ हमें लगता है काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा पेंडुलम की तरह, जहां पर आपको डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट के कारण कॉर्पोरेट जगत के अर्निंग्स में थोड़ा दबाव दिखेगा। अगर जीएसटी पहले अप्रैल या पहले जून को इम्प्लीमेंट होती है तो उसके कारण भी डिमांड पर थोड़ा इनिशियल प्रेशर रहेगा। बट सेकेंड हाफ में आते आते हमें लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के जो बेटर इफेक्ट्स हैं वो हमें दिखने लगेंगे। अगर मानसून ठीक ठाक हुआ तो ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर होगा जहां मानसून अच्छा होगा, और थर्ड जीएसटी के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है वो हमें इनिशियली दिखने लगेंगे। तो इस साल नेक्स्ट ईयर के अगर 2 भागों में डिवाइड किया जाए तो ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। लास्ट 3 सालों में हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहा है, वो नेक्स्ट 2 सालों में और मैग्नीफाई होगा, जहां पर कई कंपनियां और बड़ी बन सकती हैं और कई कंपनियों में दबाव दिख सकता है। तो ये टाइम है कि क्लियरली आप एक स्टॉक पिकर्स मार्केट रहने का अनुमान है, और अगर आप गुड स्टॉक पिकर हैं तो आपके फंड के रिटर्न में वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा। बट हमारा मानना है कि अगर आप बाकी एसेट क्लासों के कंपेयर करें, चाहे गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, एफडी हो, वहां पर हमें लगता है कि इक्विटीज कहीं बेहतर स्कोर कर सकता है। और पूरे साल का एफडी रिटर्न अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं
तो आपको थोड़े महीने में ही मिल सकता है, कई दिनों में मिल सकता है। तो हम इक्विटी एज ए एसेट क्लास को काफी प्रेफर कर रहे हैं नेक्स्ट आने वाले 2-3 सालों में। सर, जो एक बड़ा बदलाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो है डीमोनेटाइजेशन का। उसके चलते कंजम्पशन सेक्टर के लिए आप आगे का आने वाला साल कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, डिजिटाइजेशन की थीम में भी क्या अब आपके फंड्स ने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया है? इस थीम पर आप कितने बुलिश हैं? तो अगर डिमोनेटाइजेशन को देखें तो नियर टर्म सबको पता है कि इसके कारण डिमांड पर प्रेशर है और कॉर्पोरेट जगत के अर्निंग्स पावर में प्रेशर आया है। अब डिबेट ये है कि ये 2-3 महीने में रिकवर होगा या इसे 6 से 8 महीने लगेंगे। आज जितने भी कॉर्पोरेट से हम बात कर रहे हैं, कोई को भी क्लैरिटी नहीं है कि ये 2 महीने का काम है कि ये 6 महीने में डिमांड विल कम बैक। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म सब पॉजिटिव है। हमें ये लगता है कि 2-3 चीजें जो पॉजिटिव इसमें उभर के आ रही हैं वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला कि अगर इससे डिमोनेटाइजेशन से देखें और बाद में जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन देखें तो एक फॉर्मलाइजेशन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो उभर के आ रहा है। उसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको प्रदर्शित करूंगा। थोड़े दिन पहले हम मोरबी गए थे। मोरबी गुजरात का एक जगह है जहां पर सारी टाइल इंडिया की वहीं मैन्युफैक्चर होती है और वहां 650 यूनिट है, जिसमें करीबन 350 यूनिट आज बंद पड़े हैं बिकॉज या तो उनका बिजनेस मॉडल टैक्स इवेजन पर था या तो उनका बिजनेस मॉडल कैश पर था। बट जो बाकी 300-350 है जहां सब ब्रांडेड प्लेयर उनसे माल ले रहे हैं या बना रहे हैं, वो और स्ट्रांगर हो रहे हैं। तो हमारा यह मानना कि ये जो फॉर्मलाइजेशन इफेक्ट है जो 12 से 24 महीने में हमें दिखेगा, जहां छोटे वर्गीय जो टैक्स इवेजन पर अपने बिजनेस मॉडल को चला रहे थे, वो मार्केट शेयर कई बड़े वाले जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रांड है, उनको दे देगी। सेकेंड, हमें लगता है कि ये पूरा जो डिमोनेटाइजेशन एक तरह से वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में के पास काफी पैसा आ गया है और हमें लगता है कि नीचे वर्गीय जो कंजम्पशन है तो वो काफी नेक्स्ट 4-5 महीने में एक स्ट्रांग पिकअप ले सकता है। थर्ड, हमें लगता है कि ये जो इसका अच्छा आउटकम है कि पहली बार मैं जब पूरे काफी जगह ट्रैवल कर रहा हूं जहां जहां कैश का काम काफी होता था, वहां बिजनेस और व्यापारियों के मन में एक डर है और हमारा यह मानना है कि ये डर ही अपने टैक्स नेट को नेक्स्ट 2 साल में वाइडन करेगा। इसको आज आप एक्सेल शीट में बोलने की कोशिश करेंगे कि क्या नंबर है, बोलना बहुत मुश्किल है, बट नेक्स्ट 2 साल में आप जो टैक्स नेट है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, आप उसमें बढ़ोतरी देखेंगे। तो ये 3-4 जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट है उसका डिमोनेटाइजेशन पर के कारण बेनिफिट होगा। कंजम्पशन पर हमारा यह मानना है कि नियर टर्म में हाई एंड कंजम्पशन पर काफी प्रेशर रहेगा, चाहे वो गुची, अरमानी, राडो, रोलेक्स वाले जो घड़ियां हों या ब्रांड्स हों, उन पर काफी प्रेशर रह सकता है। बट लोअर एंड कंजम्पशन एक बार कैश क्रंच के कारण डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है, बट वो सबसे पहले आगे ऊपर आएगा बिकॉज नीचे वर्ग के लोग जो हैं उनके पास काफी पैसा रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेकंड, हमारा मानना है डिजिटल थीम में अगर देखें तो आज के दिन लिस्टेड प्ले में काफी सारे प्लेज नहीं है जिसके थ्रू हम ये खेल सकते हैं, तो उसका एक सेकंड डेरिवेटिव हमें कहीं ना कहीं आईटी कंपनियों में देखना होगा और हमारा ये प्रयास जारी है कि किस तरह इंडिया में जो डिजिटल थीम है उसको हम खेल पाएं। बट आज के दिन प्लेज बहुत लिमिटेड है, मौके कम हैं, चुनौतियां ज्यादा है, लेकिन इस चुनौतियों में आपके लिए 2017 बेहतर साबित हो सकता है। हाँ, पहले 6 महीने मुश्किल भरे होंगे, उतार चढ़ाव भरे होंगे और उसके बाद कमाई होगी, ये मानना है पंकज टिब्रेवाल साहब का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका 2017 का आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार दिशा की तलाश में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे 8100 के नजदीक है निफ्टी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।